अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त बिजली की वजह से अवाम सरापा एहतजाज बने हुए, कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। और अभी सिराजुल हक साहब को आप सुन रहे थे, चलें वो तो एक एंडोर्समेंट है। आपस की अगर बात करें तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये जो इस दफ़ा बिल आए हैं किसी के भी बस में नहीं है कि वो दे सके आम आदमी। और आम आदमी से मेरा मतलब है कि चलें मैं मिडिल क्लास की भी बात नहीं करता, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की तो इतनी तनख्वाह नहीं है जितने बिल्स आ गए हैं लोगों को। अब खाने पीने का करें, इतनी गर्मी के अंदर बिजली भी चाहिए। अब सब मामला आज निगरान हुकूमत ने जनाब एक वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास बुलाया हुआ था, पावर डिवीजन ने वहाँ पे ब्रीफिंग दी। अभी टीवीज़ के ऊपर जनाब वो ब्रेकिंग्स आई कि जनाब ये है वो टेक्निकलिटी सारी की सारी कि यूनिट पहले इतने का था अब इतने का दे रहे हैं और आगे इतना को फ़र्क नहीं पड़ा, ये हो सकता है वो हो सकता है। ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन इसका बड़ा एक सादा सा सवाल मेरे जहन में है, इससे होगा क्या? निगरान वज़ीर आज़म साहब कर क्या लेंगे? क्या IMF के मुआहदों से मुकर जाएंगे? कल वज़राए आला के साथ इजलास बुलाया, उसके अंदर क्या कर लेंगे? अच्छा, वो ये भी कर लें कि बिजली की जो चोरी है, जो लाइन लॉसेज है, जो मुराद की सूरत में दी जा रही है, सब्सिडाइज दी जा रही है, उसको भी ख़त्म कर लें तो हुजूर मसला फिर भी ख़त्म नहीं होना। ये मामला शुरू हुआ है 1994 से, जब पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स लगे ना, 1994, 2002, 2006 और 2015 के अंदर वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उसके अंदर फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस की जो शिक है, उसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। उसका मतलब ये है कि वो कारखाना एक तो उसको फ्यूल आपने देना है और वो भी एक सब्सिडाइज्ड रेट पे देना है। फ्यूल अगर आप नहीं दे पाए और वो 24 घंटे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो 24 घंटे चलाएंगे, आप उनसे बिजली खरीदेंगे। लेकिन अगर वो 24 घंटे नहीं चलते तो बाकी आपने उनको पेमेंट करनी है। मैं आपको एक फिगर देता हूँ, जैसे पावर डिवीजन कह रही है कि 2 ट्रिलियन हमने अगले साल तक पे करने हैं। मैं आपको बताऊं कि अगले साल 30 जून 2024 तक 3,300 अरब की अदायगी सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में करनी है हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने। और किन को करनी है? ये जिनके साथ IPPs के मुआहदे हुए हैं। अच्छा, मुआहदा तोड़ते हैं आप, उसमें से निकलते हैं तो वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते हैं, वहाँ पे आपको अरबों डॉलर के जुर्माने पड़ जाते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा। बाकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं और वो करनी चाहिए, लेकिन वो एक वक्त था, उस वक्त उनको याद आनी चाहिए। अब निगरान हुकूमत आ गई तो ये सारा कुछ इनको याद आ रहा है। गुफ्तगू का खैर बाकायदा आगाज़ करते हैं, ये सूरत हाल आगे बनेगी क्या, कहाँ पे जा रही है? सलमान आबिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ आज लाहौर स्टूडियो हैं। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। और साकिब रफीक साहब भी हमारे साथ हैं, रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी आपने वक्त दिया है। सलमान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, क्या कर लेगी निगरान हुकूमत? ये इजलास बुलाने से क्या फ़ायदा है? असल जो मसला है वो तो इन IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स का है। जब तक उसकी तरफ कुछ नहीं करना, बाकी चीज़ें तो फरो ही नहीं। देखिए बाजवा साहब, जब आवाम की मुंतखब हुकूमतें कुछ नहीं कर सकें तो हम निगरान हुकूमतों से क्या तवक्को लगाएं, जिनके पास सिर्फ एक ही राइट है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं? उनसे हम क्यों इतनी बहुत बड़ी तवक्को लग रहे हैं? बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी का जो निज़ाम है, ये जिस तरीके से बुरे अंदाज में एक्सपोज हुआ है, उसमें चाहे कोई भी हुकूमत हो, यानी हमने बिजली के मामले में या जो बिजली के महकमे से जुड़ी हुई गवर्नेंस के मामलात हैं, उसमें जितनी नाहिली, जितनी अकरा परबरी, जितनी बदनवानी, जितनी करप्शन और जितनी कैपेसिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो शो किए हैं, उससे जाहिर होता है कि हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है कि हमने इस क्राइसिस से कैसे निकलना है। 1994 में आपने कहा कि IPPs का मामला हुआ, IPPs का, उससे लेके आगे चलते जाए ना, उसमें कितनी हुकूमतें आई हैं। उसमें बेनज़ीर की हुकूमत भी थी मरहूमा की, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग की हुकूमतें आई, मुशर्रफ का दौर आया, फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया, फिर मुस्लिम लीग का दौर आया, फिर PTI का दौर आया। क्या कर लिया हमने? क्योंकि बुनियादी बात में आपको एक वैसे यहाँ पे ना एक सिर्फ क्लैरिटी के लिए, मैं कुछ सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये जो सारे मुआहदे और जो कारखाने लगे हैं, ये पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ साहब और PMLN के दौर में, इसमें PTA का कोई नहीं। लेकिन मेरा मतलब सिस्टम को ठीक करने के लिए, सिस्टम को ठीक करने के लिए किसी भी हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है, क्योंकि हमें जो कड़वी गोलियां खानी है वो खाने के लिए कोई तैयार नहीं है। रिफॉर्म्स हम करना नहीं चाहते, एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स करके इदारों को अकाउंटेबल करना हम नहीं चाहते। अब आप मुझे बताइए ना, KPK के बाज़ इलाकों से, इंटीरियर सिंध से और अपना बलूचिस्तान से अगर रिकवरी नहीं हो रही तो उस रिकवरी का बोझ भी आपने पंजाब के ऊपर डालना है। फिर उसमें से बिजली चोरी के मामलात हैं, फिर उसके लाइन लॉसेस के जो इशूज़ हैं, यानी कोई एक इशू हो तो जिसके ऊपर आप बात करें ना। मसला ये है कि हमने जिस तरह की बैड गवर्नेंस की है पाकिस्तान में, हर शोबे में की है ना। अब तो इस वक्त बिजली का क्राइसिस कम रोना रो रहे ना, तो जो बैड गवर्नेंस है वो हमारे साथ चली आ रही है ना, और उसमें सारे लोग यानी ब्यूरोक्रेसी के लोग भी शामिल हैं,
उसमें हुकूमतें भी शामिल हैं। आप माहिदों की बात कर रहे हैं कि जी जो बाहर के IMF वगैरह से माहिदे हुए हैं या IPs के माहिदे हुए हैं, ठीक है, लेकिन किसने किए हैं सर? आपने किए ना। किसकी प्राइस के ऊपर किए हैं? अवाम की प्राइस पे किए ना। अब मुझे कोई समझा दे कि ये जो टैक्सेस लग रहे हैं बिजली के बिलों में, इसकी जरा कोई डिटेल समझा दे हमें थोड़ा सा आसान अंदाज में कि ये टैक्सेस की मदें क्या है, किस बुनियाद के ऊपर ये गुंडागर्दी की जा रही है, किस बुनियाद पे ये बदमाशी की जा रही है, किस बुनियाद के ऊपर ये जबरी टैक्स लिया जा रहा है। यानी बिल आपका है 15,000, टैक्स उसमें डाल दें आप 10,000 20,000, यानी इस तरीके से आप लोगों को लूट रहे हैं। फिर आप महकमे के पास जाएं तो वो आपको सहूलत देने की बजाय पहले कहते हैं बिल जमा करा के आए। तो मसला ये है कि आज जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं वहां जो क्राइसिस है वो सिर्फ एक क्राइसिस है। वो क्राइसिस ये है कि हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं की, हमने इदारों को मजबूत नहीं बनाया, हमने इदारों को ट्रांसपेरेंट नहीं किया, हमने इदारों को अकाउंटेबल नहीं किया, हमने इदारों को मॉनिटर नहीं किया, हमने इदारों के अंदर जदीद रिफॉर्म्स नहीं की। उसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। और ये जो रूलिंग एलीट है बाजवा साहब, उसको जो मराद दे रहे हैं, ये अभी बड़े आप मजे की ये चीज कह रहे है। हैं ना। अच्छा, वो रूलिंग एलीट जो है ना सलमान साहब, वो जिनको आपने सब्सिडीज दी हुई हैं, जिन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप है, मैं क्या नाम लूं, और उन्होंने जो यहाँ पे IPP जो कारखाने लगाए हुए हैं बिजली के, जो फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपया वसूल करते हैं, वो माशाल्लाह हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हैं। जी बिल्कुल, और पॉलिसीज भी उन्होंने बनानी होती तो वही कह रहा हूं ना, इसमें एक नेक्सस बन गया ना। उस नेक्सस की प्राइस तो पे कर रही है पाकिस्तानी कौम, और उसमें तमाम मरात याफ्ता तबकों को जिस तरह से आप उसमें से सहूलतकारी करते हैं, उनको बेनिफिट्स देते हैं, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके नतीजे में जो लेमैन है, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो मैं तो इस पूरे हुक्मरानी के निज़ाम को चैलेंज कर रहा हूं कि इस निज़ाम के बतन से जो चीज़ें निकल रही हैं उसमें सवाए आम आदमी की एक्सप्लॉइटेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं डिलीवर कर सकेंगे। अब आज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने इजलास किया, कल उन्होंने चारों वज़राए आला को बुला लिया। भाई वज़राए आला भी उसी कॉन्टेक्स्ट में वो जो नेक्सस बने हुए हैं, उन्हीं के अंदर वो एक खास ग्रुप को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं, एक खास ग्रुप के ऊपर जो है वो ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश करते हैं। जो चीज फिर अगेन वही आ गई कि जिसको सबसे पहले एड्रेस करना है, जो कैंसर है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि अच्छा उसके हल भी मौजूद हैं। डॉलर्स के अंदर आपने पेमेंट्स करनी थी, ये मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर हो गया। वो जो फिक्स कैपेसिटी चार्जेस थे वो कुछ खत्म भी किए पिछली गवर्नमेंट के दौरान, खासतौर से चाइना के साथ जो IPPs थ्रू CPEC लगे थे, उनको रीनिगोशिएट करने की थोड़ी बहुत ही बात हुई, तो उस वक्त ये स्टार्ट हो गया था कि जनाब ये तो चाइना के साथ ताल्लुकात खराब करने की बात आ गई। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक मसला हुआ था। खैर, एक डिटेल है छोटी सी, मैं साकिर रफीक साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। बिजली महकमों में ओवरऑल जो है ना 1,98,000 मुलाजिमीन है, जिन्हें 39 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। अंदाजा लगा लें आप। साकिब रफीक साहब कहते हैं वो 34 करोड़ यूनिट है मेरे ख्याल से, और हमारी जो मेरे पास रीडिंग्स है वो दैट इज 39 करोड़ 10 लाख यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। और अभी बहुत सारे ऐसे अफसरान और बहुत सारे ऐसे महकमे पूछ भी नहीं सकते आपके क्या मामला चल रहा है। साकिब साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, अच्छा आप उनको याद आ गया क्योंकि अभी हुकूमत गई है। ये मुआहदे उन्होंने भी अगले दौर में उन्होंने किए थे, पीछे 1.5 साल भी वो हुकूमत करते रहे, तब भी उनको कुछ ख्याल नहीं आया। आज उन्होंने बड़ी एक फिक्र अंगेज ट्वीट की है और उसमें उन्होंने बताया कि जनाब कहाँ कहाँ पे क्या क्या लॉसेज हो रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजली तो चोरी ताजर कर जाते हैं, उनका हम क्या करें? मतलब मैं आपको एग्जैक्ट उसका वो बता देता हूँ। ख्वाजा साहब कितना कह रहे हैं कि जनाब हाँ जी, बड़े शहरों मार्केटों में 70 से 80% बिजली चोरी होती है। साकिब साहब आगे बताएं, आप उनको कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द प्रोग्राम। अब आपने 2-3 चीजें मेरे से पहले पूछी हैं, मैं वन बाय वन करके बात करूंगा। मैंने डेफिनेटली कल 34 करोड़ यूनिट्स की बात की, आप उससे 5 करोड़ ज्यादा यूनिट की बात करें तो मैं चाहूंगा कि आप ही की जो यूनिट थे उन्हीं को ठीक तरह से माना जाए कि वो वही ठीक थे, बिकॉज जितना ज्यादा होगा उतना ही हम लोगों को बर्डन पड़ रहा है अल्टीमेटली। बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर बिजली चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं जहाँ पे जिधर मौजूद हूँ, यहाँ पे आप यकीन कीजिए कि हमारे थेफ्ट के इतने कोई केसेस ना तो पकड़े जाते हैं, हमें दूर दराज के इलाकों के थेफ्ट के केसेस सुनने में मिलते हैं कि वहां पे थेफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा माहौल नहीं हो रहा था। मैं अगेन नॉट टू कमेंट ऑन द फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर कि उन्होंने कोई ऐसा ट्वीट किया है कि उन्होंने किया, तो ही शुड बी कमिंग अप विद सम प्रूफ, और वो कुछ ऐसी बात करें कि जिसमें बताएं, और जहाँ अगर वो बिजली वाकई चोरी हो रही है तो वहां पे पकड़ी जाए। अच्छा, मसला क्या है? अभी सलमान साहब ने थोड़ी देर पहले भी इस चीज के ऊपर बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। मैं इनके तमाम पॉइंट्स के साथ जो इन्होंने बोले, मेरी भी वर्किंग है कि 20 किस्म के टैक्स हैं। अच्छा, वो क्या रहे?
हो ये रहा है कि गवर्नमेंट इज अनएबल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द मींस जहां से उनको टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत है, जहां से वो टैक्स उनको जिम्मेदारों ने टैक्स को कलेक्ट करने हैं। अब वो टैक्सेस जब कलेक्ट नहीं हो रहे होते हैं उनके पास, तो उनके पास वाइज सोल्यूशन क्या है कि सारे को बिजली के बिल के अंदर ऐड कर दो, या अच्छा बिजली के बिल के अंदर टैक्सेस बढ़ा दो और वो निकाल लो, दो ही चीजें रह गई। अब बिजली के बिल में तो 20 किस्म के टैक्स है, उसमें एक फर्दर टैक्स लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है, 45,000 रुपए का बिल है, 75,000 रुपए टैक्सेस लगे हुए हैं। खुदारा मतलब कोई कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, नंबर ऑफ यूनिट करें। अच्छा फिर हम कल बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात हो रही होती है, हम इस कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे। अच्छा एक और बड़ी मैं इंटरेस्टिंग सी एक बात यहाँ पे करूंगा, आपने एक प्रोडक्ट बना ली, आपने उस प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लिया कि यार मुझे बिजली का यूनिट पड़ गया 45 रुपए का और मैंने ये प्रोडक्ट बना ली, उसके बाद आपने ऑर्डर बुक किया और प्रोडक्ट सेल कर दी। 2 महीने बाद आपको बिल आता है और कहते हैं नहीं जी जो आपने प्रोडक्ट जो बनाई थी 45 रुपए यूनिट की, असल में 75 रुपए यूनिट आपको पड़ेगा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में, और आप चीज बेच के अपनी डील क्लोज कर चुके हैं। तो आप मुझे बताएं मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर किस तरह से अपने आप को सस्टेन कर पाएगा इस बिहेवियर के साथ कि आज सितंबर में बैठ के वो पिछले जुलाई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स पे कर रहा था। सो एक ऐसा क्योस है 94 से चल रहा है, कब से चल रहा है, किस गवर्नमेंट ने किया, क्या गवर्नमेंट ने नहीं किया। इस वक्त बैठ के हम पिछली तमाम चीजों को अंडू नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम आईपीपी के अगेंस्ट कोई बात करेंगे, हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लंदन में बुला लिया जाएगा, हम किसी और चीज को छेड़ेंगे, हम बाउंड है उनको पे करने के लिए। बट खुदारा अभी भी अगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना ली जाए, हम कब से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करवा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आए। वी हैव अ वेरी लार्ज कोस्टल लाइन, हम विंड एनर्जी से बना सकते हैं, हमारे पास हाइडल पावर बना सकते हैं। ये साकिब भाई आई एम रियली सॉरी टू इंटरजेक्ट हियर, मैं आपको कुछ सुनवाना भी साथ चाहता हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर वो लेस्को के करता धरता है, उन्होंने ये रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं, जिसमें हम सोलर की भी अगर बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि वी एक्चुअली डिस्करेज इट, क्योंकि अगर लोग सोलर पे शिफ्ट हो गए तो हमने आईपीपीज को कहां से देने हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट से 2035 तक के। वो मैं आपको जरा सुनवाता हूं, पहले जरा सुने ये साबिक वजीर आजम साहब जो गुजरे हैं, शहबाज शरीफ साहब। अच्छा उस वक्त वो ये फरमाया करते थे कि आप तनकीद करते थे, जिसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं, आगे और प्राइसेस बढ़नी है, आगे IMF की डिमांड्स आपको मजीद मीट करनी है, वरना खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। और तब वो ये कहते थे कि ये लोग मायूसी फैलाते हैं, ये जानबूझ के इस तरह का माहौल पैदा किया हुआ है। एनीवेज पहले शहबाज शरीफ साहब को सुनिए, वो जरा क्या कह रहे थे अपने ही लगाए हुए मंसूबों के हवाले से, उनके जो लास्ट टेन्योर में लगे। सुनिए जी। शमसी तवानाई से और विंड प्रोजेक्ट जो हैं, जो पन बिजली के मंसूबे जो हैं, ये हैं जिससे कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे बढ़ेगी, और अरबों डॉलर की जो हम इम्पोर्ट्स करते हैं क्रूड ऑयल की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, खुदा का खौफ कीजिए। मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट और कार्टेल्स कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इंपोर्टेड फ्यूल पे हमने कारखाने लगा दिए। क्यों? कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। उनसे जरा को पूछे लगाया किसने? उनके बड़े भाई की हुकूमत में लगे हैं, 2015 के अंदर लगे हैं, और अरबों रुपया लगा के हम फर्नेस ऑयल से शिफ्ट करके LNG के ऊपर लेके आए, वो भी इंपोर्टेड ही है ना सारी की सारी RLNG। और उसमें क्या हुआ, इस वक्त वो सबसे महंगा फ्यूल बन गया हुआ है। एनीवेज उनके करीब ये ख्याल है कि जनाब हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना चाहिए था। मान लेते हैं जी, देर आए दुरुस्त आए, अब चले जाएं आगे। अब जहन आपका बन गया है कि चलो सोलर से, थर्मल से, विंड मिल कुछ कर लें। लेकिन ये लेस्को हुकाम, एक इंटरव्यू है, वो भी जरा सुन लें, आपको समझ आ जाएगी वो बात क्या कर रहे हैं, और एक्चुअली बात वही है। देखिए जरा, फिर बात करते हैं इस पर। क्या जबरदस्त यार, सलमान साहब चेक किया आपने, मतलब माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि हमें असल में नुकसान सोलर की वजह से हो रहा है, उधर से साबिक वजीर आजम कह रहे हैं ये बड़ा जो है ना ज्यादती हो गई, वेस्टेड इंटरेस्ट था, इसकी वजह से हम चले गए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, जो कि खुद किया था उन्होंने। अब वो सोलर पे आने लगे हैं, लेकिन बात वहीं पे फंस के रह जाएगी। IPPs का क्या करना है? आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में पूरी कौम को CNG के पीछे लगाया गया था, जी हाँ, फिर हमने उसका नतीजा देख लिया था। अब पूरी कौम को सोलर एनर्जी की तरफ लगाया गया है। अब उसका इतराफ़ अभी आपके ने जो सुनाया है वो देख लें कि अगर ये सारे लोगों ने उधर ही जाना है, तो फिर ये जो हमने IPPs के साथ जो माहदे किए हुए हैं उसकी अदायगी कैसे करनी है। एक बात, अभी आपने ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट सुनाया है। अब ख्वाजा आसिफ साहब इतने मासूम बन जाते हैं, उनसे कोई पूछे ना भाई हुकूमत किसकी थी, हुक्मरान कौन थे पिछले कई दिहाइयों से? आपने क्यों नहीं ताजरों को पकड़ा जो बिजली चोरी करते थे, जो बिजली जो लाइन लॉसेस होते थे, आपने उस पर क्यों नहीं लोगों को अकाउंटेबल किया? जो इदारों के अंदर बैठ के बिजली चोरियां करते थे सरकारी एहलकार, उनको आपने क्यों नहीं पकड़ा? वहां आप बेबस हो जाते हैं।
वहाँ आप पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस करते हैं, वहाँ आप लोगों को पॉलिटिकली फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि आपको लगता है हमारा वोट बैंक ताजिरों के साथ है, कारोबारी तबके के साथ है, तो आप उनको वहाँ सहूलतकारी करें, फैसिलिटेट करें। ठीक है, तो फिर ये सारी चीजें तो ऐसे ही होंगी। ताजिर साजिर तो उन्होंने साथ रखे हुए हैं हमेशा से, वो उनके वो जो उधर मीनिंगफुल टैक्सेशन करने की उस तरफ वो नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है कि जनाब ये हमारा वोट बैंक है या उनका ये ख्याल है जी। मुझे ये बताएं कि ये आज, अच्छा ये ट्वीट के अंदर ये भी उन्होंने फरमाया कि 17वें ग्रेड से ऊपर जो मुफ्त बिजलियां दी जा रही हैं मुख्तलिफ महकमों में अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को, वो बंद होनी चाहिए। ये नहीं पहले ख्याल आया उनको कभी? नहीं, बिल्कुल बंद होनी चाहिए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये भी बता दें कि पार्लियामेंटेरियंस को जो मरात मिलती हैं वो भी जरा बंद होनी चाहिए ना। आप जरा चेक करें ना कि अरकान कौमी असम्बली को, अरकान सूबाई असम्बली को, अरकान सेनेट के अरकान को जिस किस्म की सरकारी मरात मिल रही हैं वो भी जरा चेक करें, उनके मेडिकल के बिल देखें, उनके ट्रैवल अलाउंसेस देखें, उनके बाकी अलाउंसेस देखें, यानी वहां पे भी खत्म होनी चाहिए। हमने तो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को उठा के देखे ना, आपकी ब्यूरोक्रेसी को। अब आप मुझे बताइए, अभी पिछले दिनों निगरान हुकूमत ने पंजाब में उनके लिए बड़ी महंगी तरीन गाड़ियां खरीदी हैं डीसीओस के लिए, डीपीओस के लिए। अच्छा, जब आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियली नीचे जा रहे हैं, लोग जो है वो कमजोर होते जा रहे हैं माशी तौर पे, हम लोगों को बेनिफिट देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन यहाँ के मरात याफ्ता तबके को हर तरीके की BMW खरीद रहे हैं, आप फॉर्च्यूनर्स खरीद रहे हैं, आप लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं, आप उनके घरों को देखें, उनकी लग्जरीज को देखें, उनके स्टाइल्स को देखें, जाते जाते महंगे तरीन खाने भी खिलाएं आप अरकान पार्लियामेंट को, और जो मैदान है उनके अंदर एसीज लगा के आप उनको बिठाएं, उनको अशाइया भी दें। ये जो हमारा, मैंने इसलिए कहा ना, ये जो पूरा हुक्मरानी का निज़ाम है, गवर्नेंस का निज़ाम है, यही सबसे बड़ा इस वक्त क्रिटिकल स्टेज के ऊपर हम खड़े हुए हैं, वेंटिलेटर के ऊपर खड़े हुए हैं। यानी हम लोगों को रिलीफ तो दे नहीं पा रहे, लेकिन जब मरात याफ्ता तबके को हम देखते हैं कि उनको जिस तरह की रिलीफ मिले हैं, तो लोगों के अंदर फिर रिएक्शन तो आएगा ना, लोगों के अंदर गुस्सा तो आएगा। अरब रुपए के रिलीफ से यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, और वो कौन है, वो किसको मिल रही है? वो जो मरात मिल रही है वो सब्सिडीज मिल रही हैं, अशराफिया को मिल रही हैं, और वही पॉलिसीज बनाने वहां पे बैठे हुए हैं। एक ब्रेक पे जाने से पहले साकिब भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप बात कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी की, तो जो ताजर तबका है वो, खैर वो आपने वैसे सुन लिया, वो कहते हैं कि ये तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है, हम तो चाहते ही नहीं कि कुछ सोलर के ऊपर आए। इसी वजह से वो नेट मीटरिंग का जो सारा मामला है ना, उस पर वो सस्ता यूनिट आपसे लेते हैं और उससे कुछ 4 गुना महंगा फिर आपको वापस देते हैं। ये सारा वो डिफरेंस उन्होंने इसी वजह से निकाला हुआ है। लेकिन ये एक ऑप्शन चले, ताजिर बरादरी के पास तो है, आप तो कम से कम निकल सकते हैं उसमें से। जी, हम निकल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हम लोग ने ना बड़े से बिल्डिंग कोड्स के ऊपर काम करना शुरू किया हुआ था। हम गवर्नमेंट को बार बार सजेशन भी दे रहे थे, और कुछ अर्सा पहले हमने अपनी एक ऑल पाकिस्तान चेंबर्स प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, रावलपिंडी चेंबर ने, जिसमें पूरे पाकिस्तान से 66 चेंबर्स आए थे। तो उसमें जब मुश्तरका एलामिया जारी हुआ तो उसमें एक बड़ा हमने मेन एलिमेंट रखा था कि आप बिल्डिंग कोड्स में शामिल करें कि हर जो बिल्डिंग बनेगी उसमें सोलर पैनल्स लगेंगे, और वो जो बनाने वाला है वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में उसको ऐड कर ले। अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आज मेरे पास एक मैसेज आया एक मेरे दोस्त का, उसने कहा जी कि सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स जो लगे हुए हैं इंसानों को रिमूव करने को बात करें। मैं कहा यार ये वो बातें हैं जो हम कब से करते हुए आ रहे हैं, ये वो बातें हैं कि जो किसी के लिए नई नहीं है, बट हमें तवज्जो नहीं मिल रही। मतलब आज अगर हम इस नहज पे पहुंच चुके हुए हैं, आज लोग अगर रोड के ऊपर बिल जलाने पर आए हुए हैं, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई घर की चीजें बेच के बिल जमा करा रहा है, तो ये बात तो हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। और क्या ये बात हुकूमती ऐवानों में या अरबाब इख्तियार में या जो डिस्कोर्स में, उन लोगों में, लोगों को नहीं पता थी कि आने वाले वक्तों में होगा क्या? जब आप तेल के ऊपर, बिजली बनाने के ऊपर जा रहे थे, तेल महंगा होता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, हमें तो डबल इफेक्ट आ रहा है ना। तेल पर बैरल महंगा हो गया, ओके फाइन, डॉलर भी महंगा हो गया। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी उस वक्त ये था कि बस एक वादा किया हुआ, उस वक्त हमने लॉन्गर रन नहीं सोचना, शॉर्टर टर्म में सोचना है कि किस तरह से हमने आगे वोट लेना है। होता है, लेकिन ये बहरहाल एक बड़ी एक शॉर्ट साइटेड मायोपिक किस्म की अप्रोच थी। मैंने एक ब्रेक लेनी है, और ये जो मामला अभी डिस्कस हो रहा है, हम रिन्यूएबल एनर्जी पर चले जाएं, सूरज की शुआओं से बनाना शुरू कर दें, या हवाएं जो अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, जो ये वो अल्फाज हैं जो आपके साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते थे, तो उनके साथ करना शुरू कर दें। लेकिन मामला इतना गुंजलक है, इतना गंभीर है कि वो जो मुआहदे हैं IPPs वाले, बार बार ये कहने की ज़रूरत पेश आती है कि उनका क्या करना है आगे। हाँ, उसका कुछ हो सकता है, तो वो ये हो सकता है कि मुल्क की खातिर सोचने के लिए ना पॉलिटिकल सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उसकी तरफ तवज्जो नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। सियासी इस्तेहकाम की तरफ ये तवज्जो है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बीच में से किसी तरह एलिमिनेट कर दें, और फिर हम बैठ के यहाँ पे जो मर्जी करते हैं, तो ये सियासी इस्तेहकाम होगा। लेकिन यूँ होगा नहीं। अब एक्सचेंज रेट भी ऊपर जा रहा है, डॉलर आपको पता है वो किधर का किधर निकल गया है। 320 में डॉलर ओपन मार्केट के अंदर बिक रहा है, खरीदना जाए तो 320 का भी नहीं आपको आज मिलेगा। और इसकी वजूहात क्या है? ये जो सट्टेबाजी चल गई है,
आप बात करते हैं जब फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के साथ, तो वो आपको ये बताते हैं कि जनाब ये जो निगरान हुकूमत आई हुई है ना, इसका नहीं हमें पता, लोगों को नहीं पता इसका कि ये जाएगी नहीं जाएगी, कब तक इसने रहना है। इस अनसर्टेनिटी ने इस सारी जलती के ऊपर मजीद तेल का काम किया है। हमें भी नहीं पता कि ये जाएगी कब जाएगी, फरवरी में इलेक्शन होंगे या उससे अगले फरवरी में होंगे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन की आईनी मुद्दत के बाद बावजूद कह दिया था 10 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे 5 महीने बाद। तो आगे अगर इसी तरह की पॉलिसीज रहेंगी तो फिर अल्लाह ही खैर करे क्या मामला बनता है। इस पर कुछ डिटेल में बात करेंगे, आप थोड़ा सा सियासी टर्न, क्योंकि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अच्छा जी, एक्सचेंज रेट जो है ना वो काबू में नहीं आ रहा, डॉलर एक दफ़ा फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। जाहिर है कि चूंकि ये जो पावर के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो हमने इंपोर्ट करना है सारा कुछ। अब जितना महंगा हो जाएगा डॉलर उतना ज़्यादा मजीद आप पे मेरे पे और वो बोझ पड़ना है। मलिक बोस्तान साहब हैं जनाब फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के जो करता धरता हैं, वो एक इंटरव्यू मैंने उनका डॉन अखबार के अंदर देखा और उन्होंने ये लिखा, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सब जो चल रहा है ना, डॉलर फिर जो ऊपर जा रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो IMF के साथ जो आपने कहा कि हम इसको फ्री फ्लोट होने देंगे, वो अपनी जगह पे हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम सलमान आबिद साहब, निगरान हुकूमत रहेगी जाएगी समझ नहीं आ रही, अनसर्टेनिटी है। एक बहुत बड़ी रीज़न फॉरेक्स डीलर्स के करीब ये भी है कि आगे पता ही नहीं कि सियासी सूरत हाल क्या होनी है, कोई पूछने वाला नहीं, तो लोग होल्ड कर रहे हैं डॉलर, वो सट्टे लगा रहे हैं। वैसे पिछले दौर के अंदर सिर्फ पिछले शहबाज शरीफ साहब की वो ऐसे को 1.5 साल के अंदर 102 रुपये महंगा हुआ डॉलर। देखिए बाजवा साहब, दुनिया के अंदर एक प्राइम प्रिंसिपल समझा जाता है कि जिस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर हो सकेगी, जहाँ सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी होगी वहाँ इकॉनमी ग्रो करेगी। अब आप मुझे बताइए ना, सिक्योरिटी की सूरत हाल जो भी है वो भी हम देख रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हालत ये है कि पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, हम ना सिर्फ लोग डिवाइड हो गए हैं, ना सिर्फ सियासी जमातें डिवाइड हो गई हैं, ना सिर्फ सियासी कारकुन या वोटर डिवाइड हो गए हैं, बल्कि हमें वो डिवीजन जो है इदारों के अंदर भी नज़र आती है। आप जुडिशरी के अंदर देख लें, आप ब्यूरोक्रेसी के अंदर देख लें। अब निगरान हुकूमत जो पंजाब और KPK की आई, लगता यह है कि वो गैर मुइना मुद्दत के लिए है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने, और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के बारे में आप तो अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 90 डेज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो फरवरी में भी शायद इलेक्शन ना हो सकें। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की जा रही है इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे, लोग क्यों आपके ऊपर जो है ना वो भरोसा करके आगे बढ़ेंगे? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि जनाब जो यहाँ होने वाला है या जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है। एक तरफ हम कहते हैं जी केयर टेकर गवर्नमेंट के पास मैंडेट बड़ा महदूद होता है, उसका काम बुनियादी तौर पे इलेक्शन को कंडक्ट करना है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को इंश्योर करना है। दूसरी तरफ हम उनसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये एक्सपेक्टेशन मीट करनी नहीं है, ना वो कर सकते हैं जब तक एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया के जो बड़े मालियाती इंस्टीट्यूशन है बाजवा साहब, वो भी ये देखेंगे ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या आती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट कौन सी आती है, उसके पास 5 साल होंगे, हम उनके साथ बेशुमार मामला डील करेंगे, उसके मुताबिक आगे चलने की कोशिश करेंगे। अगर आज वो केयर टेकर के साथ कुछ मामला तय करते हैं, आने वाली हुकूमत उसको उठा के बाहर फेंक देती है। तो ये जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इसको डील किए बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो ख्वाब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, या बहुत से लोग ये कहते हैं जी पहले इकोनॉमी को कर ले, छोड़ दें पॉलिटिक्स को, यानी नीचे पॉलिटिक्स सारी की सारी डिस्टर्ब रहे, अनसर्टेनिटी क्रिएट रहे, पोलराइजेशन रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे, और हम इकोनॉमी को दुरुस्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, नहीं वो एक बाकायदा, वो एक क्या मैं उसको कहूँ, एक दिल है, एक ख्याल है और एक ख्वाहिश है, बड़ी मजबूत ख्वाहिश है, बड़ी तगड़ी ख्वाहिश है। वो ये चल रही, पहले मईशत ठीक करते हैं, सियासत बाद में देखेंगे, क्योंकि ख्याल है सियासत की वजह से सब खराब हुआ है। आपको याद है माजी में कहते थे पहले इत्तेसाब फिर इंतखाबात, अब कहते हैं पहले मईशत फिर इंतखाबात। ये भी वही सियासत भी चला है बीच में। वो हाँ, वो खैर सब जो चाहे उनका उसने करिश्मा साज करे। बहरहाल खैर, साकिब रफीक साहब, मैं तो आपको एक साइड का बता रहा था, ये डॉलर ऊपर जा रहा है, सब इफेक्ट होते हैं ना उसके साथ जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। तो वो तो ये कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडर्स जो हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा दखल जो है वो सियासी गैर यकीनी की कैफियत को भी है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी बिल्कुल ठीक बात करते हैं। डेफिनेटली जहाँ डॉलर की हम बात करते हैं, स्मगलिंग की, वहाँ बहुत बड़ा एक फैक्टर डॉलर की होर्डिंग का भी है।
हमें बहुत सारे मुख्तलिफ ज़राए से बात सुनने में मिलती है कि बहुत बड़ा डॉलर जो है वो इस वक्त होल्ड हुआ है पाकिस्तान के अंदर। मुख्तलिफ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लोगों ने बाहर अपने पैसे को पार्क किया हुआ है मुख्तलिफ ज़राए में। तो डेफिनेटली वो जो पैसा ऊपर जा रहा है, जो एक अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी ये है कि व्हाट इज द पॉलिटिकल सिनेरियो इन द कमिंग मंथ्स। हमारा जो माशी सिस्टम है ना, वो सियासी सिस्टम से बड़ा अच्छा लिंक हुआ हुआ है। खैर पूरी दुनिया का एक फॉर्मूला है, हम अभी तक सियासी तौर पे नहीं स्टेबलाइज हो पा रहे। अच्छा, जून एंड हमारा बड़ा अच्छा गुजरा था। जून एंड पे एकदम से हमने देखा कि आखिरी बिफोर द एंड ऑफ जून आईएमएफ के साथ डील होगी। जुलाई में हमारी स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स में आ गई। एकदम से लोगों में जो हमारे था इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनना शुरू हो गया। SIFC का क़याम अमल में आ गया। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आने की खबरें आ गई। डबल डिजिट्स में, ट्रिपल डिजिट्स में बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अब खबरें हमें मिलना शुरू होगी कि UAE से इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है कतर। तो एकदम से चीजें बड़ी अच्छी हो रही थी, तो आपने देखा था डॉलर भी स्टेबल हो गया। देन अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज टू गो, इंटरिम गवर्नमेंट ने आना था, और गवर्नमेंट आती की एकदम से डॉलर में 50 रुपए का फर्क पड़ गया। हम खुद हैरान है। आप मुझे बताएं कि कोई बंदा क्या प्लानिंग कर सकता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की, प्रोडक्शन की? कोई ऑर्डर ही नहीं दे सकता, कोई ऑर्डर ले ही नहीं सकता, कोई प्लान ही नहीं कर सकता। किसी ने कोई चीज बनानी है तो क्या सोचेगा कि कल क्या होना है, परसों क्या होना है? कोई कह रहा है डॉलर 350। तो मामला बड़ी हद तक खराब हुए हुए। और ये एक तरफ से खराबी नहीं है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, बट उसमें हमें चाहिए इस वक्त गवर्नमेंट के साथ मिलके, या गवर्नमेंट को एक सजेशन देनी चाहिए कि जिस तरह से हमने डॉलर की 1 रुपए की मूवमेंट पूरा आपके एक माशी निजाम को, पूरे इन्वेस्टमेंट सर्कल को मुतासर कर सकती है। सबसे पहले इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। सेकेंडली, हम एम्फसिस करना चाहेंगे कि जो हम बड़े से थे कि डॉलर को आपको एक फ्री फ्लोट मार्केट, अभी खैर फ्री फ्लोट मार्केट चल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मनी एक्सचेंज है इनके साथ भी एक राब्ते को मजबूत करने की जरूरत है। और जो पाकिस्तान से बाहर डॉलर जा रहा है और पाकिस्तान से अंदर डॉलर आ रहा है, इसके ऊपर एक अच्छे इंसेंटिव देने की जरूरत है। हमने एक सजेशन दी थी और कुछ हद तक गवर्नमेंट ने उसको मान भी लिया था कि जो पाकिस्तानी बाहर से डॉलर पाकिस्तान में भेजेंगे, उनको टैक्स की सूरत में इंसेंटिवाइज कर दिया जाए। उनको अगर कोई गाड़ी वो खरीदते मैं हैं, साकिब साहब कल एक रियल्टर के साथ एक मुलाकात हुई। एक दोस्त है मेरे, वो रियल एस्टेट का काम करते हैं, और वो बात ये चल रही थी वहाँ पे। सलमान साहब आप भी सुनिएगा, बड़ा मजे का मामला है। वो उन्होंने बताया कि जनाब लोग ना अपना पैसा निकाल रहे हैं प्रॉपर्टी में से। जाहिर है इंटरेस्ट रेट 22-23 पे पहुंचा हुआ है। बने बनाए जो घर खड़े हुए हैं, बस वो कह रहे हैं रेट टू रेट बिक जाए। उन्होंने मुझे एक बात की, कहते हैं यार मुझे एक बात बताओ, $1 लाख की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और $1 लाख कितना बन गया? 2.5-3 करोड़ बन गया। वो 2 दिन के अंदर मुझे 11-12 लाख रुपए का प्रॉफिट दे देता है। मुझे क्या जरूरत है प्लॉट लेने की? मुझे क्या जरूरत है इंडस्ट्री लगाने की? मुझे क्या जरूरत है कहीं और उसको इन्वेस्ट करने की? कैसा बेहतरीन काम है। अच्छा, ये तो वो एक अपनी बात कर रहा था ना वो बंदा, बड़ी सारी दुनिया होगी। और यही हम देख रहे हैं, वो जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है डॉलर ने, लेकिन उसको जो कंट्रोल करना है वहां पे किसी की उस तरह से नजर ही नहीं है। अब जाहिर है आप रोक तो नहीं सकते किसी को कि भाई आपने पैसा कहां पे इन्वेस्ट करना है और कहां पे नहीं करना। कुछ ना कुछ तो फिर चलता रहेगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो लेन देन डॉलर की हो रही है, इसमें कोई टैक्स का मामला इन्वॉल्व नहीं है। आपने अगर 3 करोड़ रुपए का डॉलर लिया तो 3.5 करोड़ रुपए का डॉलर बेच दिया, तो किसी ने आपसे टैक्स नहीं मांगा, किसी ने आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगी। तो इस वक्त इतना फ्रेंडली माहौल बन गया हुआ है इस हिसाब में, जिसमें मतलब आप अगर लेना अभी कोई फैक्ट्री लगाएं, अभी कोई और बिजनेस स्टार्ट करें, आपको टैक्स के मामला करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो लोगों के लिए एक बड़ा इजी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बन चुका हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर होल्ड हो रहा है और जो प्राइसेस दिन ब दिन ऊपर जा रही है। इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और बड़ी एग्रेसिव इंटरनल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चैलेंजेस है। वन ऑफ द चैलेंज इज दिस, आज उन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया, उसको किसी एंड पे खत्म नहीं किया। कल उन्होंने दोबारा उसका सेकंड फेज बुला लिया है। चीफ मिनिस्टर्स आर देयर। उन्होंने कहा कि हम जामे प्लान बुलाएंगे, बिजली की चोरी किस तरह से रोकनी है, फ्री यूनिट्स को किस तरह से। आई डोंट नो हाउ मेनी पावर्स दे हैव, आई डोंट नो हाउ मच इफेक्टिव दे कैन बी। कुछ नहीं निकल सकता। अच्छा, मैं वैसे आपको एक अभी ताज़ा जो अजलास हुआ है आज के, जनाब बिजली की कीमतें बड़े परेशान हुए हैं निगरान वज़ीर आज़म साहब। चल होना भी चाहिए, लेकिन ये उनका बयान मैं आपको बता देता हूँ। सलमान साहब वो कहते हैं जल्दबाजी में ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। ये आपको पता है इशारा किस तरफ कर रहे हैं? वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिजली की कीमत कम नहीं करेंगे, क्योंकि बिजली की कीमत कम करेंगे तो IMF के साथ हमारा मुआहदा खराब होगा, उससे मुल्क को नुकसान होगा। ये एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं वो। तो आराम से देख के उसारिफ करेंगे, लेकिन अगेन क्या गिला करना उनसे? गिला उनसे करें जो ये पहले सब कुछ करके गए हैं। देखिए बात हम क्या निगरान वज़ीर आज़म साहब से गिला करें? साकिब साहब को याद होगा जब इसाक डार साहब लंदन से चले थे तो कहते थे कि 180 रुपये पे मैं डॉलर लेके आऊँगा। और देखिए जो सबसे बड़ी बात थी ना, इमरान खान की हुकूमत पे बहुत तनकीद होती थी, उनकी माशी पॉलिसी पे बहुत तनकीद होती थी। और सबसे बड़ी दलील जो PDM और उनकी इत्तेहादी जमातें देती थी ना,
वो ये देती थी कि हमारे पास तजर्बा है, हमारे पास विजडम है, हमारे पास विज़न है, हमारे लिंकेजेस बहुत अच्छे IMF के साथ, इंटरनेशनल दुनिया हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, एक्सपोजर हमारा बहुत शानदार है, हमारे पास एक मुकम्मल कंप्लीट रोड मैप है। अब आप ये देख लीजिए 16 माह जो गुजरे हैं, ये इन तमाम शानदार चीज़ों के अंदर रहते हुए जो इस इकॉनमी के साथ सलूक हुआ है, अब उसका क्रेडिट किसको दिया जाए? वो जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना कि मैंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है, मुमकिन है उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया होगा, लेकिन उसके साथ साथ दो काम कर गए। एक वो अवाम को डिफॉल्ट कर गए, और दूसरा ये कि इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट है ना, उसके मफादात को वो तहफ़्फ़ुज़ देके गए। यानी आम आदमी पे सारा बोझ डालकर और टैक्स पर टैक्स लगाकर आपने उनको निचोड़ दिया है, और मरात याफ्ता ताकतवर तबकात जिनके ऊपर आपने टैक्सेस ज्यादा लगाने थे, उनको आपने सियासी रियायतें दी हैं, और जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज लोग ये कह रहे हैं पता नहीं कौन सा मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा है, हमारी जो जाती मामलात हैं उसमें तो हम डिफॉल्ट हो गए। क्योंकि देखिए एक बुनियादी फर्क आ गया है बाजवा साहब, लोगों की आमदनी में और अखराजात में जो अदम तवाज़न पैदा हुआ है ना, उसने बुनियादी तौर पे सोसाइटी में एक कोलैप्स की सूरत हाल पैदा कर दी है। जब तक आप लोगों की आमदनी नहीं बढ़ाइंगे, देखिए महंगाई बढ़ती है, पूरी दुनिया में बढ़ती है, लेकिन महंगाई के साथ अगर आप लोगों की आमदनी भी बढ़ाते रहें, इन्वेस्टमेंट भी होती रहे इंटरनल एक्सटर्नल, और बाकायदा कारोबार फल फूल रहा हो, इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो, तो आप देखिए हमने जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके सवाए तरक्याती कामों के ऊपर और ये जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर और ये सोसाइटीज के ऊपर सारा काम किया है। कितनी हमने नई इंडस्ट्री लगाई है, कितनी स्मॉल इंडस्ट्री लगाई है, कितनी मीडियम इंडस्ट्री लगाई है। मैंने एक प्लॉट खरीद लिया, मुझे क्या जरूरत है कि मैं जाके किसी इंडस्ट्री या स्मॉल बेस या स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे या किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग करूं? जरूरत ही कोई नहीं है। प्लॉट खरीदें, बेचें, और वो इसी के साथ आप प्रॉफिट वगैरह। और इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात बाजवा साहब, अब पीपल्स पार्टी की कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, हुकूमत तो उनकी थी। और भाई आप तो हुकूमत में एंजॉय कर रहे थे, वजीर खारजा आपके थे, पूरे दुनिया के सैर सपाटे कर रहे थे, आपके पास वजारतें थी। अब जब हुकूमत के ऊपर बुरा वक्त आएगा तो सारा बोझ आप एक जमात के ऊपर डाल दें और खुद को बरीजुमा कर दें। ये भी सारा का सारा फ्रॉड है। एब्सोल्युटली, बड़ा जबरदस्त लतीफा है सर ये बात। ये दुनिया की तारीख में ये वैसे तो हर जगह पर निगरान हुकूमत नहीं होती, लेकिन ये बड़ा कमाल है कि जो इनकम्बेंट रहे हों, जिनकी पॉलिसीज की वजह से, और वो सबको सामने है कि कहां पे था जब टेक ओवर किया PDM ने और कहां पे मुल्क पहुंचाया, अब वो ये एहतजाज करने बैठे हुए हैं। ये भी कमाल है, वो पता नहीं किसके खिलाफ कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। साकिब रफीक साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आना है। तो वही जो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और फिर उसके अलावा एक तरफ सिर्फ ध्यान है कि परसिक्यूट करना है। कल क्या हुआ, कॉज लिस्ट जारी हुई लाहौर हाई कोर्ट की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, आलिया हमजा हैं, और खवातीन हैं, और उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुकर्रर थी, उनके ऊपर एडजुडिकेट होना था। रियासत ने उससे पहले फैसला कर ली थी, और ऑफेंस ऐड करने हमने इनकी FIRs के अंदर। वो रातों रात कॉज लिस्ट के अंदर से वो गायब हो गया, आज भी नहीं सुना गया, जेल के अंदर रखा जा रहा है। जो पता नहीं जो भी सबक सिखाना है। उनकी जो लॉयर हैं वो हमारे साथ होंगी एक ब्रेक के बाद, तो बात करते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुतादिद गिरफ्तारियाँ हुई। 9 मई के जो वाक़यात थे उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन उसके अंदर बड़ा सिंपल सा एक उसूल है। सिंपल उसूल ये है कि जो इल्ज़ाम है, जो FIR है, उसका सामना किया जाए अदालतों में, उस पर एडजुडिकेट किया जाए, उसको ऑर्डर दिया जाए, उसके ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाए उन लोगों को। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली मुतादिद ख़वातीन हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शीज़ मतलब सबको आपको पता ही है, उनकी तो एज ही काफ़ी ज़्यादा है, कितने अरसे से वो जेल के अंदर हैं, वो नाकाबिल माफ़ी, उनसे जुर्म हो गया है। ख़वातीन हैं, तहरीक इंसाफ की वर्कर्स हैं, सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, खदीजा शाह हैं, अच्छा आलिया हमजा हैं, इंतहाई पढ़ी लिखी खातून आलिया हमजा। खदीजा शाह साहबा को तो सदारती अवार्ड भी मिल चुका है, शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बाकी चीज़ों पे हम नहीं जाते, लेकिन खैर एनीवेज, कल जो मामला हुआ, हमारे साथ उनकी लॉयर मौजूद हैं, खदीजा सिद्दीकी साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने वक्त दिया है। ये समझ नहीं आई, मतलब ये इट्स वेरी एबनॉर्मल कि कॉज लिस्ट जारी हुई है और उसके बाद वो सिर्फ वो कॉज लिस्ट में से वो निकल गए ज़मानत की जो दरख्वास्तें थी, वो केसेस, कि हमने चूंकि मजीद ऑफेंस ऐड करने हैं तो लिहाजा। लेकिन मुद्दा उसका बड़ा सिंपल सा यही लग रहा है कि अंदर ही रहने देना है, बाहर नहीं आने देना। ये बड़े शुकूक से बात खड़ा करता है।
कोर्ट के कॉन्डक्ट के ऊपर अच्छी चीज़ तो नहीं लगी है? क्या हुआ मामला? बिल्कुल, जैसे आपने शुरू में बात की है कि वाक़ई में तासुर यही लग रहा है कि जैसे डिलिबरेटली इन्हीं केसेस को सिंगल आउट किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जितने केसेस हैं वो लग रहे हैं, रूटीन के लग रहे हैं, पोस्ट अरेस्ट बेल सुनी जा रही हैं रोज़ की बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन यही केसेस जो हैं हम देख रहे हैं बार जो है हर हेयरिंग पे किसी न किसी वजूहात की बिना पे डिले कर दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है। जहाँ तक इन ख़वातीन की बात आती है, ख़वातीन को तो बुनियादी इसमें हमारे कानून में स्टैट्यूटरी राइट है पोस्ट अरेस्ट बेल का, और ये वो ख़वातीन हैं जो अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी बेल कंटिन्यूअसली उनको डिले करने का मकसद जो मुझे समझ आता है वो यही है कि चूँकि ये फ़ेमिलियर फेसेस हैं, इनकी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अच्छी एक फॉलोइंग है, लोग इनको देखते हैं, लोग इनको पसंद करते हैं, तो इन लोगों को सिंगल आउट करके एग्ज़ाम्पल सेट किया जा रहा है मेरे नज़दीक। क्योंकि बेल्स जो हैं वो पोस्ट अरेस्ट बेल का जो राइट है वो हमारा कानून इजाजत देते हैं, और प्री ट्रायल डिटेंशन है, अभी इनका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन तक कंप्लीट नहीं हुई। तो वर्ल्ड ओवर यही कानून है, हमारा भी यही कानून है कि जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता है इनको आप बेल पे बाहर जाने की इजाजत देते हैं, इनको श्योरिटी बॉन्ड्स वो देते हैं, इनका नाम ECL पे डल सकता है, उनको मुतअद्दिद जो है सिक्योरिटीज कानूनी तौर पे उनको ट्रायल में लेकर आने के लिए इजाजत देता है कि आप उनको वो कर सकते हैं। इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा व्यू क्लियर है, बल्कि एक केस था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जो फीमेल थी वो हालांकि उसके ऊपर डकैती का इल्जाम था, लेकिन उसको फिर भी बेल दी और उन्होंने कहा कि ये प्रोफेशनल डकैत नहीं लगती बजाहिर, तो इसको हम बेल पे लार्ज कर देते हैं। ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ट्रायल भी स्टार्ट हो गया, वाइस ट्रायल कंप्लीट भी होने लगे, लेकिन फिर भी फीमेल्स को उन्होंने राइट ये दिया हुआ कि कानून इजाजत देता है इनको, लिहाजा ये राइट दिया जाए। तो हमें ये देखना है कि ये खवातीन जो हैं ये कोई दहशतगर्द नहीं है, इनके ऊपर अगर कोई एविडेंस है तो आप उसको लेकर आए, कानूनी तौर पर उनका ट्रायल हार्डन क्रिमिनल भी नहीं है, और फिर उसके अलावा जो उनका स्टैट्यूटरी राइट है वो तो कम से कम उनको दिया जाए। इनके खानदानों से वैसे आपकी क्या बात हुई है, मतलब खवातीन के जो फैमिलीज हैं, और उसके अलावा और जेल के अंदर क्या सिचुएशन है? कुछ इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कीजिए। खवातीन के जो खानदान है वो तो ऑब्वियसली सफ़र कर रहे हैं। आप खदीजा शाह की देख लें, छोटी 5 साल की बेटी है, आप सनम जावेद के देख लें, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल दरबदर हो गए हैं। माँ के बगैर कौन गुजारा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। माँ जो है वो घर का सतून होता है, एक पिलर होता है, तो माँ को उन्होंने जब अलग कर दिया, और मुझे लगता है सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि खवातीन जो है किसी तरीके से पॉलिटिकल फ्रंट पे ना आ सके, उनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। क्योंकि देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर एविडेंस है और इतना इंक्रिमिनेटिंग है तो आप ट्रायल को कमेंस करें, आप ट्रायल स्टार्ट करें, उनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं उनको सामने लेकर आएं। लेकिन ये तो कंटिन्यूअसली एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है कि केस इनका ऐसी कोई चीज, खदीजा मैं सलमान साहब आपकी तरफ आता हूं, सिर्फ एक चीज मैंने खदीजा से पूछनी है, ऐसी कोई चीज आपके साथ आपके क्लाइंट ने इनमें से किसी ने भी शेयर की हो कि कोई इस तरह की ऑफर आई हो कि ये कह दें या ये बयान दे दें या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो जान खुलासी हो जाएगी, कुछ ऐसा है? उनको मेरी क्लाइंट ने मुझे जहां तक बताया था कि उनको ये जरूर कहा जा रहा है कि नॉमिनेट कर दें बाकी PTI की लीडरशिप को, तो हम आपको इनलार्ज कर दें कि उनके कहने पे आप इस प्रोटेस्ट पे आई थी। लेकिन वो कहती हैं कि हम किसी के कहने पे प्रोटेस्ट नहीं आए थे, हम तो PTI से नामो निशान किसी से ताल्लुक भी नहीं था। मेरी अपनी क्लाइंट ये कहती है कि मेरा कोई PTI की किसी लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही मैं उनके किसी ग्रुप में थी, ना मेरा उनके साथ कोई हिस्सा। मैं तो अपना एज ऑफ राइट टू पीसफुल असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकली थी, जिसकी वजह से उन्होंने सबको ही जो है एक मैस अरेस्ट करके फंसा लिया। तो मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली वो बेहतर बता सकती हैं कि उनको अंदर किस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन उनको अंदर रखने का मकसद ये है कि वो गिव अप कर जाए, उनका स्पिरिट जो है वो ब्रेक कर दिया जाए, और वो किसी तरह से भी बाकियों को नॉमिनेट करके, को-क्यूज को नॉमिनेट करके वो जो है ना हार मान जाएं। लेकिन ये कानून के मुताबिक जो होना चाहिए, केस चले, आपके पास सबूत हैं, वो उसमें उनको इनक्रिमिनेट किया जाए। सलमान साहब, आपको यहाँ पे मकसद क्या नजर आ रहा है? एक तो वो जो अभी खदीजा बात कर रही हैं कि बड़ा डिस्टर्बिंग है, खवातीन को बाकायदा ये जो मामला हो रहा है, इससे सिर्फ ये खवातीन नहीं बाकी खवातीन को भी मैसेज किया जाता है, और या शायद दिया भी जा रहा है कि ये सियासत से अलग हो जाए, देखिए दोबारा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट ना ले। खदीजा साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात की है कि जो फेयर ट्रायल है ना वो हर एक का बुनियादी हक है, और अगर फेयर ट्रायल के मामले में रुकावटें पैदा की जाएं, उसमें ताख़ीर की जाए, उसमें सियासत आ जाए,
और आप ये समझना शुरू कर दें कि इसकी बुनियाद पे हम कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे कुछ आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर वो जो फेयर ट्रायल का जो प्रिंसिपल है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अभी तक तो यही हो रहा है कि जो अब हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से इन मामलात में ताख़ीर की जा रही है, और ये बिल्कुल ठीक बात है, इनमें से जिन लोगों ने जो जुर्म किया है आप उनको अक्यूज़ करें, उनको बाकायदा मुकदमे चलाएं, उनके ऊपर जो भी जुर्म है उसके मुताबिक लेके चलें। लेकिन अभी जैसे इन्होंने कहा कि अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं हो सकी है, और जब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकी तो इसका मतलब है 3-4 महीने जो इनको लग गए हैं वो फिर उस सारे प्रोसेस को चैलेंज कर देता है। तो मैं तो देखिए अभी भी इस सारी बात पे बार बार बाजवा साहब एक बात करता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी सिचुएशन है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सिक्योरिटी की, हमें एक सीरियस डायलॉग की ज़रूरत है। Absolutely. और तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें सियासी भी और उसमें गैर सियासी भी, आपको वे फॉरवर्ड तलाश करना है कि हमें किस तरीके से इस क्राइसिस से निकलना है। क्योंकि अभी हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि जिस किस्म की इकॉनमी की सिचुएशन है, जिस किस्म की सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जिस किस्म की पोलराइजेशन है, इसमें एक सीरियस डायलॉग हो और सारे लोग, मैं सारे स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूं, सबको अपनी अपनी पोजीशन से पीछे 2-2 फुट पीछे आना पड़ेगा, 2-2 कदम पीछे आना पड़ेगा, और एक वे फॉरवर्ड ऐसा निकालें जो सबके लिए काबिल कबूल भी हो और मुल्क की बेहतरी के लिए भी हो। देखिए, इंतकाम की बुनियाद पे, तासुब की बुनियाद पे, ये जिसे कहते हैं नफरत की बुनियाद पे ये चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट नुकसान जो है रियासती निज़ाम की कमजोरी की सूरत में आता है। तो मैं तो अभी भी इस बात पे कायल हूं कि एक सीरियस डायलॉग इनिशिएट होना चाहिए ताकि हम पोलराइजेशन जो फैल रही है उससे बाहर निकल सके। अल्लाह करे जी। मैं खदीजा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी पिछले दिनों ईमान मज़ारी साहिबा, फीमेल लॉयर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी विच वॉज डीम्ड एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, उनको ज़मानत मिल गई। क्या डिफरेंस है ईमान मज़ारी साहिबा के केस में और यहाँ पे आपके क्लाइंट्स के केस में? ये बहुत ज़्यादा संगीन है। आपकी जो क्लाइंट्स का केस है उनकी भी स्टेटमेंट तो खैर काफ़ी जहर आलूद थी। जहाँ तक मेरे इत्तलाक के मुताबिक अभी तक ईमान मज़ारी को भी जो है वो बेल नहीं मिली। उसके ऊपर 2 FIRs हैं, एक में उसको मिल गई है और दूसरे में नहीं मिली है। एक में मिल गई है, बेल नहीं मिली। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उसका भी किसी ना किसी तरीके से उसका भी डिले किया जाएगा। जिसना भी लास्ट हियरिंग पे उसके भी केस में जज जो थे वो अवेलेबल नहीं थे, अब उसका कल पे लगा हुआ है और कल देखते हैं कि इसमें क्या प्रोग्रेस होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर खवातीन के बारे में बात आ जाती है, बेल तो वैसे भी उनको एज ऑफ राइट मिलता है, लेकिन जहां पर किसी की भी सिटीजन, कोई भी हमारा सिटीजन हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कानून कहता है कि जी उनका राइट टू लिबर्टी कर्टेल हुआ है, तो उसको आपने एज सून एज पॉसिबल उस पर फैसला करना है। वैसे मैं आपको बताती हूँ होता क्या है लाहौर हाई कोर्ट में, जब हम किसी भी केस में कोई भी पोस्ट रेस्ट बेल फाइल करते हैं तो उसमें सबसे पहले नोटिस होते हैं और ऑन द वेरी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो के बेल डिसाइड हो जाती है। अगर कोई किसी वजह से डिले होना भी है तो वो 1 या 2 हियरिंग्स मैक्सिमम। कुछ जजेस तो ऐसे इतनी दिलेरी से अगर कंप्लेनेंट साइड का, मुद्दई साइड का वकील ना भी हो फिर भी फैसला कर देते हैं रिकॉर्ड देख के। तो इन केसेस को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है? ठीक है, प्रोसिक्यूशन आप कोशिश करें वैसे वो केस उन जजेस के पास चला जाए, लेकिन बहरहाल ये तो कहने की बात है। मैं वैसे एक आपके साथ वैसे एक चीज़ छोटी शेयर करूं। एक खातून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक 9 मई के पर्चों के अंदर हुई, उनकी जमानत हुई। वो बाहर चूंकि उन्होंने खुद राब्ता किया, अपनी उन्होंने स्टोरी बताई कि क्या मामला चला है, कोई और केस नहीं है, उनकी जमानत हो गई। वो घर से 3-4 दिन मतलब शी हैड टू बी ऑन द रन अगेन क्योंकि पुलिस घर पहुंच गई है। जमानत हो गई है सलमान आबिद साहब, पुलिस घर पहुंच गई दोबारा गिरफ्तार करने के लिए। किस केस में मैंने उनसे पूछ लिया क्योंकि वो खुद बताने आई थी कि जी हमें मतलब आप मीडिया के थ्रू हमारी स्टोरी बताएं, तो उन्होंने आगे से कहती कोई केस ही नहीं है। अब या तो कोई हिडन केस होगा जो पुलिस ने जाहिर नहीं किया हुआ और उसके अंदर गिरफ्तारी डालने पहुंच गए हैं। लेकिन बहरहाल ये जो हथकंडे हैं ये आम चीज़ नहीं है, वो सिर्फ उसका मकसद वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। एक आखिरी चीज़ खदीजा, वो ये है कि ये रियासत मजीद कौन से ऑफेंस शामिल करना चाहती है? वो मैंने देखी हैं वो FIRs जो 9 मई की लॉन्च हुई हैं, वो भरी पड़ी हैं इतने सारे ऑफेंसेस के साथ। और क्या याद आ गया इनको इसके अंदर डालना? इनको मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ये पहले जो FIR है जो 9 मई वाली, इस FIR में 30 ऑफेंसेस पहले से ही हैं, उन्होंने 10 या 11 मजीद और ऐड कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि जो ये भी एक डिलेइंग टैक्टिक ही है, क्योंकि इससे पहले हियरिंग पे ये हुआ था कि जो रिमांड, जो फिजिकल रिमांड इन औरतों को मिला था, इन खवातीन को 5 दिन का मिला था, वो 3 महीने के अरसे के बाद उन्होंने अब आके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। तो ये कंटिन्यूअसली किसी ना किसी तरीके से
डिले करना चाह रहे हैं। अब मजीद ऑफेंसेस डालने का मकसद क्या है कि जी इन तफ्तीशी अफसरान को मौका दिया जाए कि वो जेल जाएं, कोट लखपत जाएं और इनसे मजीद तफ्तीश करें। किस चीज की तफ्तीश करनी रह गई है जो कि उन 5 दिनों में नहीं हुई, ये भी मेरी समझ से बाहर है। जो नए 30 पहले हैं, 11 नए ऑफेंस ऐड किए हैं, यानी कि कोई 41 किस्म के जराइम है जिनकी मुर्तकिब हुई है। नए 11 जो इनमें से कोई एक दो बताएंगी जरा, वैसे कौन से हैं? जो एफआईआर में है वो तो जनरल ऑफेंसेस हैं जो सबके ऊपर हैं, जो राइटिंग में शामिल थे, जो पुलिस ऑफिसर। नहीं, मैं नए वालों की बात कर रहा हूँ। जो नए वाले हैं वो 121, 121A वगैरह ऐसे ऑफेंसेस हैं कि जी आपने स्टेट के खिलाफ कोई बात की है और वो बात जो है वो बड़ी काबिल इतराज थी, तो उसके ऊपर कुछ पनिशमेंट्स हैं। तो उन्होंने ऑफेंसेस कोई नहीं छोड़े। पाकिस्तान पीनल कोड में 511 ऑफेंसेस हैं, 511 के 11 डाल दें, लेकिन एक ही दफा डाल दें, उनके केस सुने जाएं हाई कोर्ट में। मेरा सिर्फ बुनियादी यही है, इल्तिजा है कि जी केस सुने, फैसला करें, जो उनका स्टैट्यूटरी राइट है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो उनको दिया जाए, जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाए। हमारा एक्चुअली प्रोग्राम खत्म हो गया। थैंक यू फॉर एलैबोरेटिंग। खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। सलमान आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़िम, आपने देखा है, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।